साल 2024 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी नीट 2024 का यूजी एग्जाम। इस एग्जाम के बारे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, सुप्रीम कोर्ट तक में केसेस हुए और अब फाइनली आफ्टर सो मेनी डिबेट्स एंड डिस्कशंस नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। नीट का एग्जाम इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गिव दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि इस साल लगभग 24 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। ये एग्जाम इस बार सुर्खियों में रहा और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई इस एग्जाम को लेकर। बट क्या आप रियली में जानते हैं कि नीट एग्जाम क्या है, कैसे और कहां से आया और क्यों ये एग्जाम अब कंसीडर किया जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए और जैसा पहले था वही होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही डिटेल देखेंगे कि बेसिकली नीट है क्या। हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉलेज मेला वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर शुभ्रा एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नीट, द फुल डिटेल्स ऑफ नीट की एग्जाम क्या है, कौन इसको कराता है, क्यों इसमें इतने सारे कंट्रोवर्सीज हुई। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट 2013 में पहली बार सबके सामने आया था और एमसीआई ने इसे लेकर आया था, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी उस वक्त भी और इसलिए इस एग्जाम को उस वक्त नहीं कंसीडर किया गया था। उससे पहले होता था ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जाम हुआ करता था, जो कि पूरे देश में कंडक्ट कराया जाता था। इस एग्जाम को सीबीएसई ने भी कंडक्ट कराया कुछ सालों तक, लेकिन पहले इस तरीके से एग्जाम नहीं हुआ करता था कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया एक ही एग्जाम होता हो और सिंगल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता हो। इस नीट एग्जाम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले जब एग्जाम होते थे तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने एग्जाम अलग से कंडक्ट कराती थी। ऑल इंडिया पीएमटी के थ्रू सिर्फ 15% सीट्स पर एडमिशन मिलता था और बाकी जो सीट्स होती थी उनके लिए स्टेट्स भी अपने अपने एग्जाम खुद कंडक्ट कराते थे। कोई भी एक कैंडिडेट कम से कम 2 एग्जाम तो देता ही था, एक स्टेट का एग्जाम होता था और एक ऑल इंडिया एग्जाम होता था। इसके अलावा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी हर यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम है। एम्स के लिए एग्जाम देना है तो एम्स के लिए दिल्ली आना पड़ता था, बीएचयू के लिए बनारस जाना पड़ता था, या दिल्ली में कुछ सेंटर्स होते थे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ऐसा कोई नहीं था एग्जाम जिसमें उन्हें सिंगल एग्जाम देकर या उनके लोकल एरिया में उस एग्जाम को देकर और उसमें कॉलेज के अंदर वो अप्लाई कर सके। इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती थी एंड आई एम वन ऑफ द विक्टिम ऑफ दैट काइंड ऑफ सिस्टम, क्योंकि मैंने सिर्फ स्टेट का एग्जाम दिया था और मुझसे जस्ट पहले वाली सीट पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट खत्म हो गई थी। इससे पहले वाले जो बच्चे थे जिन्होंने काउंसलिंग में सीट्स को रोक लिया था, उन्होंने बाद में जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या फिर जो ऑल इंडिया पीएमटी की जो सीट्स थी उनके अंदर जाकर दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और इंटरनेट वगैरह की सुविधा ही नहीं होती थी पहले, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं पड़ा कि कॉलेजेस में सीट्स खाली हो गई हैं एंड आई वाज द एलिजिबल कैंडिडेट। बट मुझसे जो नीचे की रैंक वाले बच्चे थे जिनके मार्क्स कम थे, दे गॉट एडमिशन इनटू द कॉलेजेस क्योंकि खाली सीट्स पड़ी थी एंड दे केम टू नो अबाउट द एम्प्टी सीट्स। और ये सिंगल एक मेरा केस है और ऐसे ही पता नहीं कितने केसेस हुए होंगे उस टाइम पे, और इसलिए इस तरीके के एग्जाम की एक नीड फील हुई कि जहां पर एक सिंगल एग्जाम हो और उसे सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री मिल सके, इसलिए नीट एग्जाम को बनाया गया। अब नीट एग्जाम के लिए जब 2013 में ये एग्जाम आया तो बहुत सारे स्टेट्स ने इसका ऑपोजिशन किया, स्पेशली तमिलनाडु वाज वन ऑफ देम, क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कह रही थी कि जो वहां के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें और जो सेंट्रल जो एग्जाम कराया जा रहा है उसके सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इट विल इम्पैक्ट किड्स ड्यूरिंग दी सिलेक्शन। इसके अलावा लैंग्वेज वाज द बैरियर। तो धीरे धीरे ये सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए, सबको क्लियर करते हुए 2019 में फाइनली इस एग्जाम को अस्तित्व में लाया गया और इसके थ्रू एग्जाम्स होने लगे। इससे एक बहुत अच्छी चीज ये हुई कि काउंसलिंग के अंदर स्टेट्स की काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग के बाद में स्टूडेंट्स ना सीट्स को वेकेंट करके नहीं जा सकते थे। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते रहते हैं, इवन अपडेशन आज भी होते हैं। तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव पार्ट हुआ कि जो सीट्स है वो वेस्ट नहीं जा रही हैं। एक पारदर्शी सा सिस्टम बन गया जिसमें आपको पता है कि किस रैंक का बच्चा कहाँ जा रहा है। लेकिन 2024 में इस एग्जाम को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई। इस कंट्रोवर्सीज के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड सी देयर। बट छोटा सा मैं बता देती हूँ कि ये जो एग्जाम था इसके अंदर कुछ सेंटर्स पर टाइम प्रॉपर नहीं दिया गया कैंडिडेट्स को, और इस एग्जाम में ये पहली बार हुआ कि 67 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को टॉप करा, यानी कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आए। ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं बताया गया। पेपर लीक की केसेस हुए और बहुत सारे अरेस्ट भी हो रहे हैं। नाउ फाइनली दिस केस इज इन हैंड ऑफ सीबीआई, बट स्टिल काउंसलिंग अब स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट कमिंग वीक में। सो नाउ इट ऑल हैज बीन क्लियर्ड कि अब काउंसलिंग होगी और एडमिशंस होंगे। लेकिन इस एग्जाम का 24 लाख कैंडिडेट्स के करियर पर असर पड़ता है। सो दिस इज सच अ क्रूशियल एग्जाम। अब नीट का जो एग्जाम है ये बेसिकली 12th के बाद दिया जाता है एंड दिस इज फॉर ऑल द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है, बी इट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट और प्राइवेट आपको नीट का एग्जाम देना ही होगा और इनकी एक मिनिमम कट ऑफ होती है, वो आपको क्लियर करनी होगी। 2017 में जब इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को MBBS के अंदर 0 इवन माइनस मार्क्स लाने पर भी एडमिशन मिल गया था कॉलेजेस के अंदर। तो दैट वाज सच अ बिग कंट्रोवर्सी। यहाँ पर धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, उसके थ्रू अब ये जो एग्जाम है ये काफी बेटर हो गया है इस मामले में। स्टिल अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रहा है। एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसने इस बात को झेला है एंड बिकॉज ऑफ दैट काउंसलिंग जिसमें कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई एज एन MBBS, मुझे लगता है कि ये एग्जाम जो अलग अलग स्टेट्स एग्जाम कराते थे के कंपैरिजन में बहुत ही बेटर एग्जाम है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इट विल गिव मी एंड अदर पीपल अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट दिस एग्जामिनेशन। इस नीट के एग्जाम से सारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं इसके अंदर एंट्री मिलती है। नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है NTA के थ्रू। NTA इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये जो एजेंसी है ये एग्जाम्स कंडक्ट कराने का ही काम करती है। इसके थ्रू वेरियस एग्जाम्स होते हैं, इसमें से नीट, UG एंड PG आर 2 ऑफ देम। पहले जब नीट का एग्जाम नहीं हुआ करता था और AIPMT हुआ करता था तो एम्स, जिप, मेर, BHU और अपने जो स्टेट्स होते हैं अलग अलग वो और सारी AFMCs वगैरह जितने भी थे सब अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते थे। बिकॉज ऑफ दैट जो इश्यूज आते थे कि एक बच्चा यहाँ एडमिशन ले रहा है, फिर उसने किसी और कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया, वो एक कॉलेज से निकलकर दूसरे में चला गया और सीट्स के अंदर बहुत दिक्कत आती थी डिसाइड करने में कि कितनी सीट्स खाली रह गई हैं, कितनी नहीं रही हैं। और हायर मार्क्स वाले जो बच्चे होते थे वो सेलेक्ट होने से रह जाते थे, कॉलेज में सीट लेने से रह जाते थे। लोअर मार्क्स वाले बच्चों को सीट्स मिल जाती थी इसके वजह से। इसलिए नीट को बनाया गया और नीट के थ्रू जब सिंगल एग्जाम होता है तो ये जो एग्जाम है ये इस डिस्क्रिपेंसी को मिटाने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। नीट के एग्जाम होने के बाद में NTA रिजल्ट डिक्लेयर करती है। NTA का काम रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कम्स काउंसलिंग। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में यानी कि MBBS में जाना है या डेंटल कॉलेजेस में जाना है तो आपको उसके लिए अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आप वेटरनरी में जाएं तो आपको अलग काउंसलिंग में जाना पड़ेगा और आयुष कोर्सेज में जाने के लिए अलग काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली नीट का जो रिजल्ट है वो सारे MBBS कॉलेजेस के लिए, बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट, डेंटल कॉलेजेस के लिए, वेटरनरी कॉलेजेस, आयुष कॉलेजेस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशंस होते हैं वो सब नीट के बेसिस पर होते हैं। अगर आप MBBS की बात करें तो MBBS में काउंसलिंग 2 तरीके की होती है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी और एक स्टेट काउंसलिंग होगी। हर कैंडिडेट 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट की काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करते हो देन यू गेट ऑल द चांसेस जिसमें आपको BHU या AMU या फिर एम्स, AFMC इन सब के अंदर और स्टेट्स के अंदर जो 15% सीट्स का कोटा होता है ऑल इंडिया के लिए उसके अंदर एडमिशन लेने का मौका मिलता है। नीट में पहले 180 क्वेश्चंस का पेपर होता था। इसमें से चारों सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी 45 क्वेश्चंस हुआ करते थे हर सेक्शन के अंदर। नाउ इट हैज बीन चेंज्ड कंसिडरेबली। अब इसमें सेक्शन A और सेक्शन B होता है हर सब्जेक्ट के अंदर। सेक्शन A में 30 क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको करने मैंडेटरी होते हैं, जबकि सेक्शन B के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड आउट ऑफ दोज 20 क्वेश्चंस आप कोई भी 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली टोटल 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो डिटेल में सिलेबस NTA देती है। बेसिकली NCERT बेस्ड होता है इसका सिलेबस। 11th और 12th के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, उन सबकी थोड़ी डेप्थ में नॉलेज NCERT जितना भी पढ़ाती है उसको अगर हम पढ़ लें तो ये एग्जाम आसानी से क्लियर किया जा सकता है। जब 2016 में इस एग्जाम को कराया गया था तो इस एग्जाम के लिए बहुत सारे ऑपोजिशन हुए थे एंड इवन स्टडीज भी हुई थी। एक इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन ये भी था कि अगर ऑल ओवर इंडिया सिमिलर सिलेबस हो जाएगा तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा एंड रिच पीपल विल बिकम रिचर वाया दिस प्रोसेस। इसके लिए एक स्टडी भी की गई थी। टॉप 50 स्टूडेंट्स के अंदर जो 38 स्टूडेंट्स थे उनकी जब स्टडी की गई तो पता पड़ा सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर बाकी 37 स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग से पढ़ाई की थी। आउट ऑफ 50, 29 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते थे। 37 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 ऐसे थे जिन्होंने की अपनी स्टडीज अर्बन एरिया से की थी। इसका आप सीधा सीधा सा असर ये देख सकते हैं। बेसिकली गांव के बच्चों को या फिर जो बच्चे कोचिंग लेने में समर्थ नहीं है उन बच्चों को ये सेग्रीगेट कर रहा था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर हम किसी एग्जाम के बारे में सोचें और सारे पहलुओं को देखें तो हम गांव के बच्चों को या वो बच्चे जो सिटी में नहीं रह रहे हैं या कोचिंग नहीं कर रहे हैं को हम एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं। अगर इस एग्जाम की कट ऑफ के बारे में देखें तो ये परसेंटाइल बेसिस पर होता है। हालांकि सिलेक्शन टॉप कैंडिडेट का ही होता है, लेकिन अगर हम बात करें
हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अगर आपको लेना हो तो भी आप मिनिमम कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, तो उसके लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 50% है और बाकी सब कैटेगरीज के लिए इट इज 40%। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। ओबीसी के लिए ये रिजर्वेशन 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एससीज के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये 5% है। अगर आपने इस एग्जाम को दिया है या नहीं भी दिया है बट आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं ऐसे जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको परमिशंस हैं एडमिशंस लेने की, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल इज दिस वेबसाइट। मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। यू जस्ट गो एंड सी देयर कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्योंकि एक इंसान बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कॉलेज है जो गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है। देयर आर मोर देन 700 कॉलेजेस इन इंडिया जो कि मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आपको हर कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इट वुड बी सजेस्टेड कि आप एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर जाएं और वहां चेक करें कि कौन सा कॉलेज, कितनी उसकी रिकग्निशन है, कितनी सीट उसको मिली हुई है, कब से खुला हुआ है वो कॉलेज, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट का दोनों का मिलाकर देयर आर 783 कॉलेजेस इन ईयर 2024 एज ऑफ नाउ। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट 86,000 से भी ज्यादा है। अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स हैं उनकी सीट्स को टोटल काउंट करें तो ये होगा 1,60,870 कैंडिडेट्स। अब इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताती हूँ कि जब आप नीट में एडमिशन लेते हैं तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सीट्स। किसी भी कॉलेज के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके की सीट्स को रिजर्व किया हुआ होता है। 15% सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा से रिजर्व हो गई होती हैं। उसके अलावा जो 85% सीट्स किसी भी स्टेट में बची होती हैं, उन सीट्स में से कुछ जनरल सीट्स होती हैं, उसके बाद कुछ पेमेंट सीट्स होती हैं। जनरल सीट्स की फीस जो होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है, लाइक 50,000 से 1 लाख रुपीस पर एनम के आसपास होती है। उसके बाद आती हैं पेमेंट सीट्स। पेमेंट सीट्स वो सीट्स होती हैं जिनमें बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है लेकिन उनका जो एक्सपेंडिचर है वो खुद वहन करना पड़ता है, तो इट इज अराउंड 8 लाख रुपीस इन राजस्थान। इसके बाद आती है एनआरआई सीट्स। अगर आपका कोई रिलेटिव है वो एनआरआई है और वो आपके लिए फीस फंड कर रहे हैं तो ऐसे केसेस के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया हुआ है। अब इसके लिए कोई भी कितना भी दूर का रिलेटिव हो वो नहीं एलिजिबल होते हैं। उनके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। बिफोर फिलिंग द फॉर्म आपको वो चेक करना होता है कि क्या आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी 2 तरीके की सीट्स होती हैं, 1 गवर्नमेंट सीट एंड 1 मैनेजमेंट सीट। गवर्नमेंट सीट जो होती है उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है, गवर्नमेंट के केसेस में तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वैसे अराउंड 13 से 15 लाख 20 लाख के आसपास होती है। अगर आप मैनेजमेंट सीट की बात करें तो दिस फीस मे गो अप टू 35 लाख पर एनम। ये सबसे ज्यादा कॉस्टली सीट्स होती हैं। नीट की इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होने के बाद में, इतने केसेस करने के बाद में ऐसा लग रहा था कि नीट ही नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल आई बिलीव नीट इज अ गुड एग्जामिनेशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।